तो देखें, अगर हम मोशन की बात करें, ऑब्जेक्ट का मोशन, हम मोशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप के मोशन होता है? एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। जिसको हम रिसेंटली पढ़ भी रहे थे, जिसमें क्या होता है, कोई भी सिस्टम अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो हर एक पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसका शॉर्टर वर्जन है स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा होता है बेटा रोटेशनल मोशन। और ये जो रोटेशनल मोशन है, इट इज ए बिगर वर्जन ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, और पूरे सिस्टम का या किसी बड़े से ऑब्जेक्ट के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे रोटेशनल मोशन है। और तीसरा होता है बेटा ऑसिलेटरी मोशन, या इसे हम वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। अभी ये जो हमारा नया यूनिट है 2 चैप्टर से मिलके बना है। यूनिट का नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, और 2 चैप्टर्स कौन से हैं? वन इज ऑसिलेशंस, द अदर इज वेव्स। अब ये वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या ये ऑसिलेशंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लाइक व्हाट इज ए पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कोई भी ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। A motion which gets repeated after a fixed time interval. A motion which gets repeated after a fixed time interval is known as a periodic motion. जो मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है उसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, और ये जो फिक्स्ड टाइम इंटरवल है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। इस फिक्स्ड टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक इन नेचर। आफ्टर एवरी 365 डेज इट गेट्स रिपीटेड, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है? 365 डेज। अर्थ का जो रोटेशनल मोशन होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो भी पीरियोडिक है। आफ्टर एवरी 24 आवर्स गेट्स रिपीटेड। तो कोई भी ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, दैट मोशन इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक मोशन। ठीक। दूसरा है बेटा, एक हो गया पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, एंड द अदर इज ऑसिलेटरी मोशन। Oscillatory motion, it is always described by the words like to and fro या up and down या back and forth, ऐसे वर्ड्स होते हैं इसमें। about some mean position, about some mean position, the to and fro motion about some mean position, or up and down position, up and down motion of a body about some mean position, बार बार होता रहता है। जैसे एक पेंडुलम ले लें बेटा, मान लीजिए कि आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम यहाँ स्टेशनरी है, बोलेंगे ये इसकी मीन पोजीशन है। जब इसे हम यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, इट गोज हियर, फिर वापस आता है,
यहाँ रुकता नहीं है, फिर दूसरी तरफ चला जाता है, फिर वापस आता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है इसका, और ये भी एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है। दिस विल स्टडी लेटर ऑन इसी चैप्टर में। every oscillatory motion is periodic in nature. हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक होता है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं भी हो सकता। जैसे जैसे अर्थ का मोशन हो रहा है अराउंड द सन, दैट इज नॉट टू एंड फ्रो मोशन, वो तो सर्कुलर मोशन है। या अबाउट इट्स ओन एक्सिस हो रहा है, दैट इज नॉट टू एंड, वहां कोई मीन पोजीशन नहीं है कि जिसके आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है। सो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट every periodic motion is not oscillatory. पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं भी हो सकता। ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक होता है, बट पीरियोडिक मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ये पेंडुलम का जो मोशन है, ये ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है, बट जो सन के अराउंड अर्थ का मोशन है वो सिर्फ पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन जब जब हम कोई ऐसे एग्जांपल कोट करेंगे कि ये देखिए ये एक ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल है, तो ये चीज ऑब्वियस होगी कि जो भी ऑसिलेटरी है वो पीरियोडिक भी होगा। अब यहाँ बेटा थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल क्वांटिटीज बताएंगे। जो ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशंस होते हैं ना, तो हमें बात करनी है यहाँ पीरियोडिक फंक्शंस की, क्योंकि हम इन मोशंस को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। सो कौन से पीरियोडिक फंक्शंस हैं? अब में से जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, ठीक है? नो, दिस इज फॉर ऑल। पीरियोडिक फंक्शन कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। रिपीट होता है मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद सेम वैल्यू आ जाती है। तो इसमें हमारे पास दो बड़े कॉमन फंक्शंस हैं, साइन एंड कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा, which gets repeated। थीटा तो एंगल होता है ना, ये जो मोशन है दे गेट रिपीटेड आफ्टर 2 पाई। अगर इन टर्म्स ऑफ एंगल बोले तो 2 पाई के बाद सेम वैल्यू आ जाती है। मतलब साइन ऑफ थीटा इज साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई, ऑलवेज इट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 4 पाई। एंड ऐसे ही कॉस थीटा जो है इट वुड बी, चाहे कोई भी वैल्यू हो थीटा की, जब आप 2 पाई ऐड कर दोगे will reach at the same value। तो ये इन टर्म्स ऑफ एंगल बोल रहा हूं मैं, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहे हैं। अगर जनरल बात करनी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो किसी फंक्शन की वैल्यू जितनी t पे होगी उतनी ही वैल्यू अगर t प्लस t पे हो तो बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन है। ये t तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ फंक्शन आप एज ए टाइम बोल सकते हैं या एंगल की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। आप सबको पता है साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, फिर से बताऊंगा, ये नोट करो पहले। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x लिख रहा हूं, ना 2 पाई ना t, x और y के बीच में बनाते हैं जनरली हम ग्राफ, तो साइन ऑफ एनीथिंग जो भी यहाँ है ना वो हमेशा होगा एंगल ही, ठीक है? तो अगर y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाना है, लुक एट द नेचर ऑफ दिस ग्राफ, दिस विल बी लाइक दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ है? बिटवीन y एंड x। हॉरिजॉन्टल साइड में x ले रहा हूँ, वर्टिकल साइड y ले रहा हूँ। सिंस x कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है, पूरी वेव का जो एंगल है, वेव बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिकली साइन वेव।
एंड वन कंप्लीट वेव, अगर आपने एंगल की फॉर्म में लिखना है इट इज 2 पाई, अगर आपने टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखना है इट इज कैपिटल टी। इस वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और अगर आपने वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना है दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा, कैसे भी लिख सकते हो। अब देखो हम जनरली बात करते हैं, टी बाद में लाऊंगा, हम जनरली बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। ये 2 पाई है तो ये कितना हुआ, 0 है, ये 2 पाई है तो ये हुआ बेटा पाई, एंड दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज 3 पाई बाय 2, 270, राइट। ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो वैल्यू है दिस इज +1, और ये जो वैल्यू है दिस इज -1। रिमेंबर वन थिंग, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, कोई भी वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती, मतलब दिस ग्राफ कैन नेवर रीच हेयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे चल के इसकी लिमिट्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, इट विल बी सेम, ठीक है। अगर ये यहाँ 1 है तो यहाँ भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, और यहाँ पर भी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 ही होगी। क्यों बोलते हैं 2 पाई के बाद वैल्यू सेम आ जाती है, जितनी वैल्यू देखो यहाँ है, मान लो ये कोई एंगल है 5, इस 5 पे ये वैल्यू है, 2 पाई के बाद अगर 5 देखोगे सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन ऑफ 5, 5 कोई एंगल को जनरली बोलते हैं हम, साइन ऑफ 5 + 2 पाई। मान लो साइन 30 पे आपके पास ये वैल्यू आती है 1/2, तो साइन ऑफ 30 पे, जिसे हम बेटा 2 पाई बोलते हैं, वो एक्चुअली रेडियन में है, जिसे डिग्री में बोला जा सकता है 360 डिग्री। सो 30 डिग्री और 390 डिग्री पे वैल्यू सेम होगी। 180 ऐड नहीं कर सकते आप, 180 में तो नेगेटिव आएगी, 180 + 30 इज 210, तो साइन 210 विल बी -1/2। हाँ, तो माइनस क्यों याद रखेंगे, हम सीधा ये याद रखेंगे कितने एंगल के बाद वैल्यू सेम हो जाती है, 2 पाई के बाद, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। किसी टाइम टी पे, अगर यहाँ मैं टाइम लेता, किसी टाइम टी पे अगर कोई वैल्यू थी, तो एक इस टी में कैपिटल टी ऐड कर दो, यहाँ पहुंचे वही वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। ये हो गया ऐसा ग्राफ जो 0 से स्टार्ट होके 1 पे, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर ऐसे ही रिपीट होता जाए, रिपीट होता जाएगा। तो इस ग्राफ को साइन वेव बोलते हैं, क्योंकि इस ग्राफ का बिहेवियर और साइन थीटा का बिहेवियर याद है ना, साइन की वैल्यूज स्टार्टिंग वाली तो याद होनी चाहिए आपको। 30 डिग्री में डिग्री में बताऊं, रेडियन में बताऊं, 0 डिग्री में बताता हूं, आपको इजी लगेगा ना। 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, you get the values of sin theta. What is sin 0? Sin 0 is 0. Sin 30 is, sin 37 is 4/5. Sin 45 is 4/5 या 3/5? अच्छा, 56, 53 पे 4/5, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1, ठीक है। ये नहीं याद रहता ना, ये याद रखो, 0, 0.5, ये 0.6, ये 0.7, ये 0.8, ये 0.85 और ये 1, ये याद रख लो, तो आपको पता चल जाएगा 3/5 या 4/5। ये है साइन थीटा की वैल्यूज, ठीक है ना। 0, 1/2 इज 0.5, 3/5 इज 0.6, 1/√2 इज 0.7, 4/5 इज 0.8, तो ये बढ़ रही है देखो। अगर 90 तक देखा जाए ना, ये वैल्यू बढ़ रही है, 0 पे, फिर 30 पे, 37, 45, इस तरह से देखो, 0.8, 0.85 एंड 1। लेकिन अगर कॉस की वैल्यूज देखी जाए, मैं कॉस वेव भी बनाता हूँ इसके बाद, कॉस की वैल्यूज देखी जाए
So it will be reverse of that. 0, root 3 by 2, 4 by 5, 1 by root 2, 3 by 5, 1 by 2, 0. हाँ, tan चाहिए नियम है. tan थीटा जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है. साइन और कॉस जो है दे आर पीरियोडिक फंक्शंस. तो हम यहाँ पर साइन और कॉस की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. जब भी हम साइन या कॉस यूज करते हैं साथ में, ये जो लिखेंगे ना ये हमेशा एंगल होगा. अब बोलने में सिंपल वर्ड्स में हम इसको एंगल बोलेंगे. पहले कॉस बना लूं एक बार. ये है कॉस वेव. अगर y इक्वल्स टू कॉस एक्स है ना, तो नेचर विल बी लाइक दिस. should be like this. So this value is +1 and this value is -1. ठीक है. और ये आपके पास आ गया 360. अगर डिग्री में लिखना है तो ये 180, ये 90, ये 0, ये 270. तो कुछ वैल्यूज आपको याद, ये तो टेबल वाली तो याद रखनी है, अदरवाइज भी 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे फिर से 1. तो जो वैल्यू 0 पे है वही 360 पे होती है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पीरियोडिक फंक्शंस. ठीक है. मैंने डिग्री वाला भी बता दिया, रेडियन वाला भी बता दिया. तो इस वेव को बोलते हैं कॉस वेव. तो रिमेंबर वन थिंग, कॉस की भी कोई वैल्यू -1 से नीचे नहीं हो सकती, +1 से ऊपर नहीं हो सकती. बोथ कॉस एंड साइन आर पीरियोडिक फंक्शंस. फिक्स टाइम पीरियड के बाद दोनों रिपीट होते हैं. ठीक है. बाउंडेड फंक्शंस हैं. दे आर लिमिटेड विद इन -1 एंड प्लस ऑल वैल्यूज. आप x की कोई भी वैल्यू रखो, x की कोई भी वैल्यू रखो, cos x जो है कभी -1 से नीचे नहीं होगा और कभी +1 से ऊपर नहीं होने वाला. ठीक है. देखो, किसी भी वेव को या किसी भी फंक्शन को अगर लिखूं, लाइक आई राइट y इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, या मैं ऐसे लिखूं y इक्वल टू साइन थीटा. इसको मैं बोल देता हूं y1, इसको बोल देता हूं y2. तो इन दोनों की एंगुलर पोजीशंस में डिफरेंस है. एक थीटा है और दूसरा थीटा प्लस फाइव. किसी भी इक्वेशन में साइन और कॉस के साथ जो लिखा होगा वो हमेशा एंगल होगा. तो उसी वेव, इसे बोलते हैं साइन वेव, दोनों साइन वेव बनेगी. ठीक है. लेकिन देखो, मान लो ये फाइव 30 डिग्री है. सपोज ये फाइव कितना है, 30. तो अगर इन दोनों को ग्राफ में बोलूं, कंपेयर करते हैं, ऐसा करो, इसको ये बोल देते हैं और इसको दूसरे वाले में हम लिख लेते हैं थीटा प्लस फाइव. ठीक है. हम थीटा की वैल्यूज लेंगे 0 से लेके, थीटा को लेंगे 0 to 90 और 5 फिक्स्ड है. कितना है 5? सपोज करो 30 है. ठीक है. तो y1 की वैल्यूज क्या क्या होंगी जब साइन थीटा 0 लेंगे? तो 0 से लेके 90 तक जाना ना, 0 से लेके 1 तक होंगी. लेकिन y2 की वैल्यू क्या क्या होंगी? देखो, जब थीटा 0 होगा तो y2 कितना होगा? साइन 30. साइन 30 मतलब 1/2. जब थीटा 90 होगा तो ये कितना बनेगा? 90 + 30, साइन ऑफ 1/2, सॉरी 120. व्हाट इज साइन 120? साइन 120 साइन 90 + 30, दैट इज cos 30, √3/2. सो 1 से लेके 1/2 से लेके √3/2 तक. ठीक है. लेकिन बीच में 1 आया या नहीं आया? जब ये थीटा 60 होगा, ये तो 30 है, 1 क्यों नहीं आएगा? ये 0.5 है, ये 0.8 है. लेकिन ये 0.5 से 0.8 तक ऐसे नहीं बोलना है. 1/2 से बढ़ते बढ़ते पहले 1 तक जाएगा. कैसे? जैसे ही, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं?
यस, थीटा जब 60 होगा, ये तो 90 है, थीटा को हमने लेना है 0 to 90। जब थीटा 60 लोगे, फाइन 30 लिया हुआ है, तो साइन 90 कितना हो गया 1। जब थीटा 75 लोगे, फिर 90 लोगे, तो कितना आएगा, साइन 90 जब ले लिया तो √3/2 आया। इसका मतलब ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक खत्म हो गया। ठीक है, अगर मुझे y1 का ग्राफ बनाना है तो आई विल मेक इट लाइक दिस, बस इतना ही। ये y1 का ग्राफ बनाया, ये एंगल 90 डिग्री है बस। लेकिन अगर मैं y2 का ग्राफ बनाऊं, तो क्या y2 का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा ना, 30 से स्टार्ट होगा। तो 30 डिग्री से स्टार्ट होगा, 30 पे कितना वैल्यू है 1/2 है ना, तो ये यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ आपका। या अगर हम यहाँ थीटा ले रहे हैं, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो 1/2 है, तो ये 1/2 से ऊपर गया 1 तक, और फिर 0.8 तक आया, ऑलमोस्ट ऐसे। जब थीटा आपका 0 है, थीटा 0 है, तो साइन 30 कितना हुआ 1/2। फिर थीटा जब 90 हुआ, सॉरी 60 हुआ, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। दोनों की बेसिक नेचर तो सेम है, कोई वैल्यू जो है +1 से ऊपर हो नहीं सकती, कोई वैल्यू अगर -1 से नीचे हो नहीं सकती। लेकिन ये कहां से स्टार्ट हुआ, फाई से स्टार्ट हुआ, जितना फाई का वैल्यू है। और ये कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ फाई 0 बोल सकते हो आप, समझ में आ रहा है। तो ये जो दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस है, इसकी वजह से एक ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद भी अगर बनाना तो ऐसे बनेगा, ये भी अगर उसके बाद बनाना तो ऐसे बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जैसे +1 है, यहाँ -1 होगी, लेकिन ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस। कभी भी आप वेव की रिप्रेजेंटेशन दोगे जब, तो उसमें साइन या कॉस का जो आर्गुमेंट होगा, साइन थीटा या कॉस थीटा के साथ जो भी लिखा होगा, उसे फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फेज। तो टेक्निकली फेज बोलते हैं। हाउ वी डिफाइन फेज, फेज हम ऐसे बोलेंगे, फेज इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए वेव। किसी वेव की एंगुलर पोजीशन को फेज बोलते हैं। और जब भी दो के बीच में डिफरेंस देखना है, तो फेज डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, दोनों की एंगुलर पोजीशंस का डिफरेंस देखो। जैसे मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, इफ y1 इक्वल टू साइन थीटा एंड y2 इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, देन फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 इज 5। अब जो पूछना है वो पूछो। जैसे देखो, मैं लिखूं y1 इक्वल टू साइन थीटा एंड y2 इक्वल टू कॉस थीटा, और आपको बोलूं बताओ व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। इट इज नॉट 0। 0 तब होता अगर ये भी साइन थीटा और ये भी साइन थीटा है। अब जब भी आपको फेज डिफरेंस देखना होगा इन फ्यूचर, हम इसको यूज करेंगे। आप इसे ऐसे लिखो, y2 इक्वल टू कॉस थीटा की जगह लिख दो साइन ऑफ थीटा प्लस π/2। व्हाट इज साइन थीटा प्लस π/2? इट इज ऑब्वियसली कॉस थीटा, तो वही है, उसको दूसरे फॉर्म में लिखा। अब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ क्या बोलेंगे, y2 का फेज आगे है ना, हम थीटा माइनस π/2 तो नहीं लिख सकते यहाँ, वो तो माइनस कॉस थीटा होता। अगर यहाँ मैं बोलूँ साइन थीटा माइनस π/2, वो नहीं लिख सकता, तो इट इज प्लस π/2। तो इसका आगे है ना इससे फेज, तो इसको बोलते हैं बेटा y2 लीड्स y1, मतलब इट इज अहेड ऑफ y1। y2 लीड्स y1 बाय π/2 एक, या दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं y1 lags behind y2। यस, बाय π/2। या सिंपल वर्ड्स में अगर लीडिंग लैगिंग नहीं बोलना है,
तो सीधा बोल सकते हैं, अगर एक वेव ये है दूसरी ये है तो बोलेंगे द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 and y2 is pi/2. तो ऑसिलेटरी मोशन में हम साइन और कॉस की बात करेंगे. सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस is called as simple harmonic motion. क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक ऐसा मोशन जिसको सिंपल साइन और कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके. सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोलेंगे. सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज SHM. It is a type of oscillatory motion. Obviously जब oscillatory होगा तो मतलब periodic भी है ही है. It is an oscillatory motion in which the displacement, the acceleration, sorry, acceleration मैं थोड़ा technical definition दे रहा हूँ. Acceleration is directly proportional to, या ऐसे लिखें, acceleration is always directed towards the mean position. जिस मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. ठीक है. इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. द मोशन इन विच एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है, ऐसे बोल सकते हैं. या इट इज टू एंड फ्रो मोशन about some mean position. ठीक है. ऐसे बोल सकते हैं. It is represented in terms of simple sine or cosine functions of time. साइन या कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसमें एक मीन पोजीशन होती है एंड देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस. देयर इज ए मीन पोजीशन एंड देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस. ठीक है, नोट कर लो. देखिए बेटा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ज्योमेट्रिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे समझेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? देखो, ओनली ज्योमेट्रिकल, नॉट फिजिकल, नॉट मैथमेटिकल. सपोज कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है. ए बॉडी इज अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो क्या ऐसे जा रही है एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नहीं, इट इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये टू एंड फ्रो नहीं है. यहाँ कोई मीन पोजीशन नहीं है जिसके आगे पीछे हो रहा है. ठीक है. देयर इज ए मीन पोजीशन एंड देयर आर टू एक्सट्रीम्स. पेंडुलम या एक स्प्रिंग को खींचे, स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट करेगा. तो एक सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी है तो दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. बट let us see symmetrical. Suppose the person is here, यहाँ, और इस पूरे सर्कल को मैं डिवाइड कर देता हूँ इनटू 4 पार्ट्स, A to B, B to C, C to D and D to A. ये है O. What is O? Center, center of the circle. बेटा जब बॉडी जो है, ध्यान से समझना,
बॉडी का मोशन हो रहा है, मान लीजिए ए टू बी, बॉडी का मोशन हो रहा है ए से बी। एक ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां गया, ठीक। जब ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से प्रोजेक्शन बनाओ। प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर बनाओ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ है? जब बॉडी ए पे है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा? अपोजिट वाले डायमीटर के ऊपर बनाना है, ओ पे। देन द बॉडी कम्स हेयर, चलते चलते। अभी प्रोजेक्शन बनाओ, कहाँ बनेगा? यहाँ। फिर ये बॉडी यहाँ आई, अभी प्रोजेक्शन कहाँ बना? यहाँ। तो ये प्रोजेक्शन कैसे मूव कर रहा है? ओ से डी चला, बी चला गया। बॉडी गई ए से बी, तो बॉडी का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो कहां से गया? बॉडी गई ए से बी और प्रोजेक्शन जो है वो ओ से बी। ये समझ में आया? ज्योमेट्रिकली यहाँ से प्रोजेक्शन यहाँ है, यहाँ यहाँ। अब बॉडी का मोशन हो रहा है बी टू सी। नाउ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम बी टू सी। नाउ लुक एट द प्रोजेक्शन। बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम बी टू सी, तो जब यहाँ है तो ये बना प्रोजेक्शन। यहाँ आई बॉडी, ये आ गया प्रोजेक्शन। फिर जब बॉडी सी पे पहुंच गई तो अब प्रोजेक्शन बनाओ, कहाँ है? सी पे बना, ओ पे बना या नहीं? तो प्रोजेक्शन, बॉडी का मोशन हुआ बी से सी, प्रोजेक्शन कैसे हो गया? मतलब इट इज ओनली ज्योमेट्रिकल, नथिंग इज मूविंग लाइक दिस, ये खाली ज्योमेट्रिकली बना रहे हैं, बी टू ओ। फिर बॉडी का मोशन हुआ सी से डी, बॉडी गोज फ्रॉम सी टू डी, तो ये बना प्रोजेक्शन तक। प्रोजेक्शन ओ से सी कैसे हुआ भाई? प्रोजेक्शन तो यहाँ था, क्या हो गया? तो जब बॉडी यहाँ है तो प्रोजेक्शन ये है, जब बॉडी यहाँ आई तो प्रोजेक्शन ये है, जब बॉडी यहाँ है तो प्रोजेक्शन उसी उसी डायमीटर के ऊपर बनाना। ओ से सी कैसे हुआ? बॉडी सी से डी जाएगी जब, अब फिर उसी डायमीटर पे बनाओ। ये नीचे आया, बॉडी यहाँ है, ये प्रोजेक्शन, बॉडी यहाँ है, ये प्रोजेक्शन, तो ये प्रोजेक्शन आ गया ओ से डी। गया या नहीं? नहीं भाई, बी और सी, ए और बी क्या फर्क है? ए से बी गया, प्रोजेक्शन यहाँ से ऊपर पहुंच गया, यहाँ से यहाँ। अब बी से सी आया तो प्रोजेक्शन ये बी टू ओ यार। और जब बॉडी डी से ए जाएगी, अब प्रोजेक्शन बनाओ, पता चल जाएगा। डी से ओ, जब बॉडी यहाँ है, डी इधर से हटाती यहाँ है, तो प्रोजेक्शन कहाँ बना? ये। फिर यहाँ पहुंची बॉडी, अब प्रोजेक्शन कहाँ बना? ये। तो ये बॉडी यहाँ नहीं, अब प्रोजेक्शन कहाँ से जा रहा है? डी टू ओ जा रहा है। देखो, बॉडी ए से बी गई, तो यहाँ बॉडी है, तो इसका प्रोजेक्शन बनाया, ये बना। बॉडी यहाँ पहुंची, ये प्रोजेक्शन बना। बॉडी यहाँ पहुंची, ये प्रोजेक्शन बना। बॉडी यहाँ पहुंची, यही प्रोजेक्शन है। फिर बॉडी इधर आने लगी, अब प्रोजेक्शन ये आ गया। यहाँ आई, ये प्रोजेक्शन है। यहाँ आई, ये प्रोजेक्शन है। यहाँ आई, ये प्रोजेक्शन है। यहाँ ये और उसके बाद जब बॉडी यहाँ से जाने लगी, फिर प्रोजेक्शन ऊपर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। नाउ लुक एट द प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस मोशन, इट इज ओनली ज्योमेट्रिकल। प्रोजेक्शन जब बॉडी ए पे थी, प्रोजेक्शन ओ पे था, तो ओ से गया बी। फिर बॉडी बी से सी आई, प्रोजेक्शन बी से वापस ओ आ गया। यहाँ से ऊपर चढ़ा था पहले, यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि बॉडी तो ऐसे आ रही प्रोजेक्शन। आप इधर कैसे बना रहे हो? ये थोड़ी प्रोजेक्शन ऑन द सेम डायमीटर जिसमें पहले ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ से आपने देखा सेम डायमीटर, उसके बाद भी वही डायमीटर है। तो प्रोजेक्शन ओ से बी, बी से ओ, ओ से डी, डी टू ओ। इसको समझना ध्यान से। अगर मैं ये बोल दूं ये है मीन पोजीशन ओ, प्रोजेक्शन गया ओ से बी, ये बी है, फिर वापस आ गया बी से ओ, फिर दूसरी तरफ चला गया डी, और फिर डी से वापस आ गया, तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ज्योमेट्रिकली क्या आपने याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी, whenever a body undergoes
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the projection of the body undergoes simple harmonic motion. ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन. ठीक है, इसको पढ़ो. पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है. कल से हम इसका मैथमेटिकल पार्ट शुरू कर देंगे. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर.